उससे आगे चल समाज का क्रम विकास पहला पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आदिम युग से स्टार्ट करते हैं। तो मानव या मनुष्य नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह मन प्रधान जीव है, और ये सब हम लोग जानते हैं, कई बार पढ़े हैं इस बात को बाबा के प्रवचनों में। मननशील जीव समूह में मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ जीव है, क्योंकि वो खुद को भी जानता है, औरों को भी जानता है, इवन भगवान को भी जानता है, और जीव में ये सामर्थ्य नहीं है। तो वर्तमान मनुष्य की अपेक्षा जो आदि मनुष्य में यह जो मननशीलता का कार्य बहुत कम था। आज से लाखों वर्ष पहले, जिस समय ब्रह्मचक्र के धारा प्रवाह में जब मैं बात कर रहा हूं, तो सृष्टि चक्र का, जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, उतनी ही जरूरत है। आज से लाखों वर्ष पहले जिस समय ब्रह्मचक्र के धारा प्रवाह में आप समझ रहे हैं कि जब सगुण ब्रह्म से लेकर के जब आकाश तत्व और ये सारे पंच तत्व के बाद जब जीव योनियां शुरू हुई, तब से लेकर के मनुष्य आने तक कितने करोड़ वर्ष लग गए होंगे। फिर भी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले मनुष्य इस धरती पे आया था। तो कहते हैं कि आज से लाखों वर्ष पहले जिस समय ब्रह्मचक्र के धारा प्रवाह में जो अभी आप देखे, जिस प्रथम मानव शिशु का जन्म हुआ था, आप जस्ट कल्पना करिए, इमेजिन करिए, उसने इस पृथ्वी को मानव के इतने निरापद आश्रय के रूप में नहीं पाया था जितना हम और आप पाए हैं। चारों ओर जीव जो है, अपने मांस भोजी जीव समूह अपने विकराल दंष्टा को खोले चारों ओर अपने आहार की खोज में घूमते फिरते थे। आकाश से वर्षा, तूफान, वज्र और उल्कापात के हाथ से बचने के लिए उनके पास माधुर्यमय घर का वातावरण नहीं था, जैसा आज हमारे और आपके पास है। उस समय उस शिशु की कल्पना करिए, जब पहला शिशु इस धरती पर जन्म लिया था, उसकी क्या अवस्था होगी। काल के जो 16 बरसाने वाले सूरज का ताप उस शिशु की जीवनी सत्ता को, अंकुर को ही सुखा देने की चेष्टा कर रहा था। यह उसकी अवस्था थी। वह अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग अपनी रक्षा के लिए कर रहा था। क्रूर प्रकृति के विरुद्ध अविश्राम संग्राम में, उस संग्राम के युग में, उस आदि मानव के समाज में मूल्य था केवल जड़ शक्ति का, शारीरिक बल का। उसने अन्यान्य सभी शक्तियों को अपने शत्रु के रूप में देखा था। वहां जो आदि मानव था, वह अकेला अलग रहकर रहना युक्त नहीं समझता था। इसलिए एक दूसरे के पास आया और मानवों का छोटा छोटा दल, क्लान या गोत्र जिसको कहते हैं, बनाया था, और मिलजुल कर संग्राम कर बचने के उद्देश्य से बनाया था ऐसा। यही से समाज का क्रम विकास शुरू हुआ, और यह युग था समाज का शूद्र युग। अब आते हैं प्रथम शूद्र युग पर। तो इस युग की जो विशेषता थी, जो जीवित हैं उसे और अच्छी तरह जीने दो, और जो अर्धमृत हैं, जो मरता है उसको मरने दो, जो जिंदा है उसको बचा के रखो। तो शूद्र की जो मानसिकता है, तमोगुण प्रधान, कृष्ण वर्ण का प्रतीक है, हम सब जानते हैं। हम लोग मेंटल प्लेट की बात करते हैं, हम लोग जन्मगत वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करता प्रभुत्व। तो यह समाज स्वार्थपरक समाज था। योग्यतम का टिका रहना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दुर्बल के लिए कोई ममता नहीं, कोई करुणा नहीं, उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई सामाजिक प्रचेष्टा नहीं थी। शूद्र युग में अनेक गोष्ठियों का दल बना था, क्लान बना था, उनमें मनुष्य विभाजित थे, और शूद्रों ने संग्राम किया केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए। वे उदर उपस्थ जीव थे, उनका दूसरों के साथ केवल स्वार्थ का संघर्ष होता था। वे अनजाने ही जीवन का भार वहन करते थे। वे केवल दूसरे वन्य जानवरों से आत्मरक्षा हेतु ही एक साथ रहना पसंद किए थे। वास्तव में यह समाज नहीं था, लेकिन समाज के निर्माण एवं विकास की पहली सीढ़ी अवश्य ही इसे कही जा सकती है। उसके बाद आया छात्र युग। तो प्रथम छात्र युग, जो फर्स्ट क्षत्रिय एरा था, उस दैहिक शक्ति के युग में, उस फिजिकल फोर्स के युग में, छात्र युग में
जो मनुष्य जगह जगह छोटा छोटा दल या गोष्ठी बनाकर रहते थे, उनमें से जो सबसे अधिक शक्तिशाली था, बलवान था, वही उस गोत्र का नेता बना और समाज पूज्य वीर बना। वही व्यक्ति, वही हीरो बन गया अपने गोत्र का। इस प्रकार पुरानी पृथ्वी पर पहले पहल छात्र प्रधान समाज व्यवस्था की प्रतिष्ठा हुई। अभी भी यदा कदा यही चीजें दिखती हैं कि जहां जहां बोलते हैं ना, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज भी ऐसे लोग दिखते हैं समाज में। तो इस छात्र युग में, क्योंकि वह शूद्र जो है वो क्षत्रिय के ऊपर आश्रित हो गया, क्योंकि वह क्षत्रिय शारीरिक रूप से शक्तिवान था, अतः वह क्षत्रिय उस गोष्ठी का नेता बना। और जिस दिन से शूद्र क्षत्रिय पर आश्रित हुआ, उसी दिन से क्षत्रिय युग की यात्रा आरंभ हुई। और यह क्षत्रिय युग है संग्राम जीवी, जबकि शूद्र है उदर उपस्थ जीवी। ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। इस प्रकार समाज छात्र युग के दूसरे पादान पर बढ़ चला। अब हम आते हैं विप्र युग में। पृथ्वी आगे बढ़ी, उस आदिम मनुष्य का सामाजिक गठन अपनी स्थितावस्था बचाने में समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि उसने समझना शुरू किया कि केवल शारीरिक बल से काम नहीं चल सकता, शक्ति के पीछे बुद्धि का समर्थन चाहिए, और जो बुद्धि इसकी शक्ति को नियंत्रित करेगी, चालित करेगी और उसे प्रकृति समृद्ध का पथ दिखा देगी। इसके लिए अब उसने नए नए खोज करना शुरू किया, आविष्कार करना शुरू किया। उसने प्रथम अग्नि का उत्पादन किया। उसमें क्या हुआ, शीत क्लिष्ट रात्रि की हिम शीतल मनुष्य देह में उत्ताप का सुखदायक स्पर्श जगा है अग्नि के माध्यम से। और ऐसा वह शारीरिक बल से नहीं किया, वरन अपनी बुद्धि और गुण के द्वारा ही किया, जिसके कारण वह सभी लोगों में श्रेष्ठ हुआ। और ऐसे आविष्कार करने वाले ऋषि कहलाए, वे बुद्धिजीवी थे। इस अग्नि की सहायता से वस्तु को दग्ध कर मनुष्य भक्ष्य पदार्थों को सुस्वादु और सुपाच्य बना डाला। नग्न मानव देह को ढकने के लिए ऐसे ही बुद्धिजीवियों ने कपड़ा बुनने की व्यवस्था बनाई। उन्होंने गृहपालित जन जंतुओं के व्यवहार का आविष्कार किया था। मां के दूध से वंचित शिशु के लिए गाय के दूध की व्यवस्था दी थी। बैलगाड़ी का आविष्कार किया। वे सभी ऋषि थे, वे सभी मानव समूह के पालक पिता थे, इसलिए वे सभी श्रद्धेय हैं, वरेण्य और स्मरणीय हैं। इस प्रकार इन ऋषियों को नवीनता के उद्धारक थे। क्षत्रिय समाज ने इनको विप्र कहकर सिर पर चढ़ाया, उनको अशेष समादर दिया। लेकिन यह विप्र युग और आगे बढ़ा। क्या आता है, वैश्य युग। प्रथम वैश्य युग, यह इस तरह दिन आगे बढ़ा, बाहर की दुनिया में मनुष्य और भी घनिष्ठ भाव से संपर्कित हुआ, वस्तुओं के व्यापार को और भी अधिक सीखा, अथवा उन सभी वस्तुओं को व्यवहार के योग्य बनाने में प्रयोजन में व्यस्त हो गया। स्वाभाविक नियम के अनुसार कुछ लोग को इन गढ़ने और बनाने के सांसारिक कामों में व्यस्त होना पड़ा, और यह विषय जीवी समाज वैश्य के नाम से परिचित हुआ। आज भी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं मोस्टली वैश्य लोग ही चलाते हैं, क्योंकि एक अलग इक्वालिटी होता है। तो इस प्रकार स्वाभाविक नियमानुसार विप्रों व क्षत्रियों को अपना स्थूल अस्तित्व बचाए रखने के लिए धीरे धीरे वैश्यों के अधीन हो जाना पड़ा, क्योंकि कृषक के नहीं रहने से अन्न नहीं मिल सकता, जुलाहे के नहीं रहने से वस्त्र नहीं मिल सकता, लोहार कुम्हार आदि के जो प्रयोजन था ये नितांत आवश्यक था। इसलिए धीरे धीरे विप्र समाज ने और कोई दूसरी राह न देखकर वैश्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। आदिम समाज अपने अंतिम पावदान पर आकर खड़ा हो गया। यह था वैश्य युग, कैपिटलिस्टिक एरा, जिसने क्षत्रियत्व, विप्रत्व अथवा वैश्यत्व, इन तीनों गुणों में से कुछ भी नहीं था उसमें। वह इन लोगों को आज्ञाकारी भृत्य के रूप में रह गए, जिनको हम शूद्र कहते हैं। इन पर इन तीनों का, क्षत्रियों का, विप्रों का शोषण समान और निर्मम रूप से चला। पृथ्वी आगे बढ़ी, सामाजिक गठन विन्यास भी परिवर्तित होता चला, और सृष्टि के धारावाहिक परिणति के अनुसार मनुष्य ने अर्थ का आविष्कार किया। क्रमशः यही अर्थ
सुख भोग के उपकरण के रूप में परिणत हो गया और मनुष्य मनुष्य में खींचातानी आरंभ हो गई, क्योंकि जो जितना अधिक अर्थ संचय कर सकता है वह उतना ही बड़ा धनवान बन जाता है। इच्छा करने से ही वह अधिक जमीन का मालिक बन सकता है, इच्छा करने से ही वह अधिक से अधिक भोग की सामग्रियां प्राप्त कर सकता है। अतः समाज वैश्य प्रधान बन गया। वैश्य प्रधान समाज में वैसे ही सबसे अधिक वित्तशाली हुआ जो आज भी है, और अस्तित्व रक्षा के उद्देश्य से बाकी सभी जो थे, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र, ये सभी उसके कृपा कटाक्ष पर निर्भर हो गए। यही वैश्य प्रधान समाज व्यवस्था आज भी चल रही है, जो कि हम देख रहे हैं और हम इससे इतने प्रभावित हैं। तो जो वैश्यों का शोषण एवं क्षत्रियों विप्रों का शूद्रत्व में परिणत होना, ये बहुत बड़ी चैलेंज है और जो आज है। अब वैश्य शोषण के फलस्वरूप विप्र और क्षत्रिय जो समाज था वो शूद्रत्व में परिणत हो रहे हैं, जो आज भी हो रहे हैं। स्वाभाविक है, समाज में बहुसंख्यक धनवान व्यक्ति नहीं हो सकते, शूद्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि वैश्य युग में वैश्यों के शोषण की पराकाष्ठा होने पर विप्र और क्षत्रिय भी शूद्र में बदल जाते हैं। शूद्रों का काम ही है केवल कमाना, खाना और सोना। अतः वैश्य शोषण के कारण यही शूद्र सम्मिलित होकर वैश्यों की प्रधानता नष्ट भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसी से आज शूद्र प्रधानता, शूद्र विप्लव की सूचना मिल रही है। अब तक के समाज में क्रमः विकास की यही कहानी रही है, लेकिन यह कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है। प्रश्न उठता है कि क्या शूद्र या छात्र, विप्र या वैश्य, इन चारों वर्ण में से चाहे किसी की भी प्रधानता हो तो औरों का शोषण तो होगा ही होगा। अतः मनुष्य आज समझ रहा है कि सचमुच में कल्याण धर्मी समाज व्यवस्था का रूप कैसा होना चाहिए। आनंद मार्ग का कहना है कि समाज के किसी की भी प्रधानता रहनी उचित नहीं है। समाज में एक की प्रधानता रहने पर बाकी का शोषण अवश्य होगा। इसलिए हम एक भेद रहित समाज चाहते हैं, जिसमें सब किसी को समान सुयोग और समान अधिकार प्राप्त हो सके। मनुष्य की अग्रगति के लिए सामंजस्यपूर्ण समाज व्यवस्था का प्रयोजन अत्यंत अधिक है। समाज व्यवस्था के दोष के कारण कितने मेधावी विद्यार्थी आज भी अर्थाभाव के कारण पढ़ना लिखना छोड़ने को बाध्य होते हैं। कितने बड़े शिल्पी, आर्टिस्ट परिस्थिति के दबाव में पड़कर अपनी असमान प्रतिभा के अंकुर को कुचलने को बाध्य होते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, कितने अच्छे गरीब बच्चे हैं, सिंगर हैं, बट आगे नहीं जा सकते। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बट आगे नहीं जा सकते। तो आने वाली जो सुसामंजस्यपूर्ण समाज व्यवस्था है, अतः आने वाली जो समाज व्यवस्था है वो प्रभुत्व व्यवस्था में कोई यश या अर्थ का या लोभ में पड़कर पागल कुत्ते की भांति दौड़ धूप नहीं करेगा। बहिर्जगत का जो वातावरण है वो मानव साम्य अर्जन करने में सहायता देगा और उसके भीतर दारिद्र्य भी क्रमशः कम होता जाएगा। कहते हैं ना कि जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। तो ऐसा मनुष्य बनेगा और आने वाले दिनों में मनुष्य की जरूरतों को समझकर ही मनुष्य समाज की व्यवस्था बनाएगा। वह क्षुद्र दलगत या व्यक्तिगत स्वार्थ के मुखापेक्षी बनकर कुछ नहीं करेगा, जैसा कि आज हो रहा है। कारण ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो प्रचेष्टा खंड भाव लेकर की जाती है, संकीर्ण भाव लेकर की जाती है, और जिसमें ब्राह्मी भाव नहीं रहता, जिसमें यूनिवर्सल सर्विस की प्रचेष्टा नहीं रहती, वह टिकाऊ नहीं हो सकता है। काल का कराल स्पर्श एक न एक दिन उसकी सारी सत्ता को ध्वस्त कर किस शून्य में मिला देगा, हम सब नहीं समझ सकेंगे। अतः आवश्यकता है सच्चे प्रेम भाव की, लोगों के प्रति प्यार की, और यह प्यार, ये जो संवेदनशीलता है, यह जगती है साधना के द्वारा, और सच्ची सहानुभूति के साथ जगत के प्रत्येक प्राणी की ओर देखने की आवश्यकता है। और इसी सार्वभौमिक दृष्टिकोण एवं सार्वभौमिक भ्रातृत्व भाव को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर
यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी के भाव को लेकर प्रौत आध्यात्म एवं नव्य मानवता के समन्वय से आदर्श मानव समाज के निर्माण का समय आ गया है और यह होगा समाज के क्रमः विकास की पराकाष्ठा। एक शोषण विहीन समाज व्यवस्था होगी और मनुष्य शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा और यही व्यवस्था है प्रगतिशील समाज व्यवस्था, प्रोग्रेसिव व्यवस्था, जिसकी न्यू ह्यूमनिज्म, भागवत धर्म, इन सभी तत्वों से इनमें समाहित हैं। तो हमने देखा है कि मनुष्य किस तरह से प्रतिसंचर धारा में चलते चलते मनुष्य बना, फिर मनुष्य को भी लाखों वर्ष लग गए आज की स्थिति में आने में। आज जो है मनुष्य, हम सब जानते हैं, मन प्रधान जीव है, लेकिन हमारा जो मुख्य जो वृत्ति है वो है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जो मूलाधार की वृत्तियां हैं और इसी से लेकर मनुष्य का अस्तित्व है। बट आज जो पूंजीवाद है, साम्यवाद भी था, अधिक से अधिक भौतिक सुख के लिए अर्थोपार्जन करना इनका उद्देश्य था। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ है, धर्म नहीं है, काम है। मतलब इन चार में से दो चीजों को लेकर के, अर्थ को लेकर के और काम को लेकर के ही आज तक समाज में व्यवस्था बनाई गई है, चाहे वो कैपिटलिज्म के थ्रू बनाई गई हो या कम्युनिज्म के थ्रू बनाई गई हो। इनका मुख्य जो उद्देश्य है वही है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग। इसी को जीवन का मुख्य उद्देश्य समझते हैं। वो जो शेष दो वृत्तियां हैं वो है सुख और आनंद की प्राप्ति, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति, ये इनमें संभव नहीं है, ये केवल प्रौत में संभव है। तो प्रौत का जो व्यवस्था है उसको शुरू करने के पहले मैंने एक कवि की कविता है, उसको हम आप लोगों के सामने रखते हैं एंड उससे यस। प्रौत क्या, कब, क्यों, किसने, यह कवि के मन की बात है, यह हमारे प्राइम मिनिस्टर की मन की बात नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। सभ्यता को संकट और विनाश से बचाने को प्रतिष्ठित कर मानव को अपनी ही महिमा में सुंदर और सार्थक समाज एक बनाने को। सभ्यता को संकट और विनाश से बचाने को प्रतिष्ठित कर मानव को अपनी ही महिमा में सुंदर और सार्थक समाज एक बनाने को सन 1959 में समाज दर्शन प्रौत का मानव को उपहार में दिया था सरकार ने। मानव जीवन के किसी पक्ष की अवहेलना नहीं कभी करे जो, भूमा दृष्टि और आध्यात्मिक निर्देशन का मन में सदा विवेक भरे जो, उस विवेक और भौतिक उपलब्धि का सुंदर समन्वय यह प्रौत है। प्रगतिशील समाज दर्शन का यह प्रगतिशील उपयोगी तत्व है और यही हमारा प्रौत है, यही हमारा प्रौत है। सो विद दिस वी विल प्रोसीड। तो जो प्रौत वर्तमान शताब्दी की आवश्यकता है, श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं, ये जो हमारा सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, केवल मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा, पोषण, भोजन, संपदा से ही भरपूर नहीं है, बल्कि अपने सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए भी पर्याप्त है। ये केवल मनुष्यों के लिए ही पर्याप्त नहीं है। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। जब प्रकृति किसी को कहीं भेजती है, पैदा करती है, तो वहां पर उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकताएं पूरी करती है। आज नहीं है क्योंकि ये मनुष्य की खींचातानी की ही स्थिति में आज ऐसी दुरावस्था है। लेकिन मनुष्य गोष्ठी एकताबद्ध होकर जीने में असफल रही है एवं भौतिक स्तर पर विभिन्न यंत्रणा वेदना की शिकार रही है। हमारा सामान्य ज्ञान कहता है, कॉमन सेंस कहता है, ये बाबा के वर्ड हैं, कि भौतिक संपदा सबके जीवित रहने के वास्ते ही बना है। यह अनुचित होगा कि वे एक व्यक्ति दूसरे के मुंह के भोजन का ग्रास छीन ले। अतः एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य अपने सामूहिक संसाधनों, संपदाओं को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने में सक्षम हो सके। लेकिन अभी तक इस प्रकार के संपूर्ण दर्शन वाली व्यवस्था नहीं आ पाई है।
अतः समाज जीवन में विभिन्नता और शोषण, उत्पीड़न, दमन आदि भर गए हैं और इस हालत में मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, नष्ट किया गया है। अतः प्रगतिशील उपयोग तत्व प्रौत को तथाकथित शोषकों के शोषण से निर्दोष लोगों की रक्षा हेतु मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में सभी तरह की समस्याओं को दूर करने की संजीवनी बूटी है। साथ ही मानसिक एवं आध्यात्मिक जगत में संतुलन, गति, साम्य और भारसाम्य, जिसको इक्विलिब्रियम एंड इक्विपॉइज कहते हैं, की रक्षा भी करता है। और जिसका उद्देश्य है, वही इसका विजन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित दुःखमाप्नुयात्। सब लोग सुखी हों, सब लोग रोगों से मुक्त हों, सब लोग हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, किसी भी मनुष्य को किसी विषम परिस्थिति के दबाव में पड़कर कष्ट भोग करना नहीं पड़े ड्यू टू डिफेक्टिव फिलॉसफी। इसलिए जो प्रौत का आविर्भाव हुआ है, और प्रौत जो शब्द है वो कैसे बना है, अब हम उस पे आते हैं। तो प्रौत आप जानते हैं प्र उ त से बना है, ऐसे ही इंग्लिश में PROUT है। PRO प्रो मीन्स प्रोग्रेसिव, जिसको हिंदी के प्र यानी प्रगतिशील कहते हैं। इंग्लिश में U फॉर यूटिलाइजेशन, हिंदी में उ से उपयोगी कहते हैं, और त फॉर तत्व एंड T फॉर थ्योरी होता है इन प्रौत। तो प्रगतिशील उपयोगी तत्व, प्र से प्रगतिशील, उ से उपयोगी, त से तत्व। तो जो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन जो थ्योरी है, जो प्रगतिशील उपयोगी तत्व है, इसको हम समझेंगे। प्रोग्रेस क्या है, पहले हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, प्रगतिशील की बात करते हैं। तो प्रोग्रेस इन फिजिकल स्फीयर, जिसको हम समृद्धि कहते हैं। प्रोग्रेस इन साइकिक स्फीयर, जिसको हम रिद्धि कहते हैं। एंड प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल स्फीयर, जिसको हम सिद्धि कहते हैं। तो समृद्धि, रिद्धि और सिद्धि, इन फिजिकल साइकिक स्फीयर देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। आप लोगों ने बाबा का कोई प्रवचन पढ़ा होगा। बाबा कहते हैं कि देखो, फिजिकल और मेंटल जो प्रोग्रेस है उसमें उसके नेगेटिव पहलू भी हैं। इसीलिए तो रियल प्रोग्रेस इज द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वो मनुष्य को बताना पड़ेगा। सो द फिजिकल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, देयर आर 3 काइंड ऑफ प्रोग्रेस। अब यूटिलाइजेशन पे आते हैं। तो जो 1 से लेकर के 4 जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रवृत्ति के हैं, वो यूटिलाइजेशन पर ही बात करते हैं। और वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ऑफ ऑल द इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, और कलेक्टिव यानी समष्टिगत रिसोर्स। जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रिसोर्स हों, समष्टिगत रिसोर्स हैं, सबके उचित वितरण की बात करते हैं, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब इंडिविजुअल में क्या होता है, तो मनुष्य का अपना एक फिजिकल शरीर है, इसको हम क्रूड कह सकते हैं। मेंटल बॉडी जो सटलर है, स्पिरिचुअल है वो सटलेस्ट है। इसी तरह से कलेक्टिव रिसोर्स भी इसी तरह से है, उसका एक क्रूड फॉर्म है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल पहलू है, और सुप्रामंडेन जो पहलू है वो सटलर पहलू है। अब आते हैं थोड़ा सा थ्योरी को समझते हैं। देखिए, थ्योरी कहना, थ्योरी जो इंग्लिश में वर्ड है, वो तत्व को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता है। तत्व इज नॉट द थ्योरी, बट बिकॉज देयर इज नो वर्ड, सो इट इज कॉल्ड थ्योरी। रादर प्रिंसिपल बेटर वर्ड है इसके लिए। जैसे प्रौत के 5 सिद्धांत हैं, वो थ्योरी नहीं है, वो प्रिंसिपल है। तो इसको प्रिंसिपल ही कहना मेरे को अच्छा उचित लगता है। तो जो 1 से 16 तक जो हमारी जो तत्व हैं, जो हमारे सूत्र हैं, आनंद सूत्रम 5th चैप्टर के 1 से 16 जो सूत्र हैं, दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रौत। यही प्रौत के मूलभूत सिद्धांत हैं। और 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, वो तो हम लोग बाद में आएंगे। ऑल द 16 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रौत कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव, ये विस्तृत इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरी, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल वर्ड नहीं है, सामाजिक थ्योरी है, बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकवाद पर ये आधारित है। तो हमारे जो मनसा जो है वो कैसी होनी चाहिए, एक सदविप्र की मनसा कैसी होनी चाहिए, वो शुरू में ही एक श्लोक है, हरर में पिता गौरी माता स्वदेश भुवनात्रयम्।
अपनी जो मानसिकता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि परम पुरुष हमारे पिता हैं, परमा प्रकृति हमारी माँ है, और हमारा ये पूरा त्रिभुवन हमारा संसार है, हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, ये भाव होना चाहिए। तो यानी किसी भी तरह के जियो सेंटिमेंट, सोशियो सेंटिमेंट या किसी भी तरह के सेंटिमेंट से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इस लेवल तक अपने को पहुंचाना है। तो जो सोशल साइकिल है, जो समाज चक्र है, ये जो 116 सूत्र की जो हम बात करते हैं, 1 से 7 जो है सोशल साइकिल की बात करता है, और सोशियो इकोनॉमिकल प्रिंसिपल जो है 8 से 11 तक है। 8वां आप जानते हैं, यह है वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति, ये आधार है आगे का। और जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं प्रउत के, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वो 12 से 16 तक हैं, उनको हम सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से थ्योरीज, और इसके बाद यूटिलाइजेशन एंड देन द प्रोग्रेस। अब हम लोगों ने प्रउत का मतलब हम लोग समझ गए। तो मीनिंग ऑफ द टर्म प्रो यानी प्रोग्रेसिव, प्रउत के प्र का अर्थ समझते हैं। प्रो मीन्स प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, दैट इज प्रोग्रेसिव इन ऑल द 3 स्टार्ट ऑफ लाइफ, मतलब फिजिकल भी, इंटेलेक्चुअल भी और स्पिरिचुअल। प्रो माने प्रगतिशील, यानी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, इन तीनों स्तरों में प्रगति। देखिए, मनुष्य का जीवन हम जानते हैं कि ट्राइफेरियस है, त्रिस्तरीय है, भौतिक भी है, मानसिक भी है, आध्यात्मिक भी है। अभी तक हम जितना भी मेंटल स्टफ है, जिसको आप मेंटल एक्टोप्लाज्म बोल सकते हैं, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कहां कर रहे हैं? भौतिक सुख में ही कर रहे हैं। तो आज जो फिलॉसफी हमारे सामने है, उनका दृष्टिकोण आध्यात्म तो है ही नहीं, इवन मेंटल भी है, वो वही तक है पॉकेट जहां से उनको सुख सुविधा, शारीरिक सुख सुविधा अधिक से अधिक प्रदान कर सकें। जबकि प्रउत कहता है कि उपयोग जो होता है वो प्रगतिशील स्वभाव का होना चाहिए, यानी प्रगति तभी माना जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा खुशी, हैप्पीनेस मिले, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक में, सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो एवं उनका हमेशा विचार पूर्ण वितरण भी हो, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। सो द मीनिंग ऑफ द टर्म यू, जिसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन, ऊ का अर्थ है उपयोग। यहां उपयोग का मतलब है सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक संसाधनों का यथोचित उपयोग एवं विचारपूर्ण वितरण। व्यक्तिगत संसाधन और सामूहिक संसाधन, जो इंडिविजुअल और रिसोर्स और कलेक्टिव रिसोर्स जितने हैं, इनका जो है युक्त युक्त वितरण होना चाहिए और इनके ऊपर रिसर्च भी होनी चाहिए। सो तो व्यक्तिगत संसाधन है, कलेक्टिव संसाधन है। तो पहले हम व्यक्तिगत संसाधन की बात करते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन है क्या। तो जो फिजिकल रिसोर्स है वो शारीरिक या भौतिक संसाधन जिसको हम कहते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हर आदमी का अपना एक शरीर है, उसका एक फोर्स है, एक पावर है, कोई बलवान है, कोई कमजोर है, तो अपना उसका एक व्यक्तिगत हेल्थ है, उसका स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है ना, उसकी अपनी कैपेसिटी है। सो वो बहुत देर तक काम कर सकता है, बहुत लोग काम को एंजॉय भी करते हैं। तो मास ऑफ जो सेंसरी एक्सपीरियंस, ये शारीरिक संसाधन है। अब मेंटल संसाधन किसको कहेंगे? मानसिक सटलर रिसोर्स किसको कहेंगे? जैसे ह्यूमन माइंड है, तो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, ये जो है हम जो एजुकेशन जो एक्वायर करते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, जो अपने आप में स्किल डेवलप करते हैं, वो आदमी का एक मेंटल स्ट्रेंथ है। और व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल ह्यूमन कैपिटल, इसी को लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेमिना, इंटेलिजेंसिया, आइडियाज, ये जो होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग, ये जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, भाषा का नॉलेज है, साहित्य का नॉलेज है, आर्ट का, कल्चर, म्यूजिक, ये जो आपका मेंटल मानसिक रिसोर्स है। दर्शन का ज्ञान है ना, तो ये जो एनालिटिकल जो आपका प्रोसेस है, आपकी कैपेसिटी है। इसी तरह से जो स्पिरिचुअल रिसोर्स है, हम अभी व्यक्तिगत संसाधन की बात कर रहे हैं, तो जो आध्यात्मिक संसाधन है, नॉलेज ऑफ टीचिंग्स, एक्सपेंशन ऑफ माइंड, साधना, ऑनेस्टी, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे
यम नियम है, इंटीग्रिटी जो है, सेल्फ सेक्रीफाइस कितना है, आत्मत्याग, बलिदान, पूर्णता, चेतना, है ना, भूमा प्रवाह जो है, या मानसिक शांति, सार्वभौम के साथ एकत्व की अनुभूति किन में है, किस स्पिरिचुअलिस्ट में है, किस आध्यात्म लेवल तक वो पहुंचे हैं। तो ये जो, या धन्यता का बोध जो है, तो ये जो शुद्धतम प्रेम जो है, जिसको हम भक्ति कहते हैं, नंदन विज्ञान और मोहन विज्ञान से कीर्तन को हम मोहन विज्ञान करते हैं, ये जो क्षमता है मनुष्य में, एक क्षमता आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि लोग ऐसे भी सिंगर थे जो कि जब दीपक राग गाते थे तो मतलब दीपक जलते थे, मल्हार राग गाते थे तो बारिश होती थी। सो ये जो मेंटल पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, सो दिस इज ऑल्सो अ रिसोर्स, व्यक्ति का रिसोर्स मैं भी बात कर रहा हूं। तो ये सभी आध्यात्मिक संसाधन हैं व्यक्ति के। अब आते हैं कलेक्टिव रिसोर्स पर। अब कलेक्टिव रिसोर्स जो है वो ठीक इसी तरह से एक समूह का रिसोर्स होता है। इसी तरह जो समूह का रिसोर्स होगा उसको कलेक्टिव रिसोर्स कहते हैं। और जो सुप्रामेंटेन रिसोर्स है वो है सोसाइटीज सटलर एंडोमेंट, सूक्ष्म अवदान जो है, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इन्वेंशंस, जो विस्तार, जो रिसर्च होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, लिटरेचर हो, पोएट्री हो, आर्ट हो, टेलीपैथी हो, है ना। इसी तरह से एक बात आती है, बात क्लैरवोयंस की बात आती है, पर जो लोग टेलीपैथी से समझ लेते हैं कि अगला क्या बोलना चाह रहा है या क्या बोलता है, लोगों का भूत भविष्य भी आप बता देते हैं लोग। सो ऑल सिंथेटिक प्रोसेसेस जितने भी हैं ये जीनियस में होती है, और ये अपूर्ण बुद्धि का मनुष्य जो है वो ग्रेट नेचुरल एबिलिटी जो है प्राप्त करता है, और अ पर्सन हैविंग स्पेशल इंटेलेक्चुअल पावर्स। और इसी तरह से स्पिरिचुअल जो पोटेंशियलिटी है, आध्यात्मिक संसाधन जो है, वननेस विद यूनिवर्सल रिदम, लव एंड डिवोशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज्ड इन सच वे दैट देयर द हार्मफुल एमिशंस नहीं हो उनमें। मतलब विज्ञान और तकनीकी को उस प्रकार उपयोग किया जा सके जिससे उसके हानिकारक प्रभावों को नियंत्रण में रखा जा सके। तो ये जो है मीनिंग ऑफ द टी, जो तत्व है, ये है थ्योरी। और थ्योरी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है थ्योरेटिकल थ्योरी, सिद्धांत, जिसको आकाश कुसुम भी कह सकते हैं, और एक होता है प्रैग्मेटिक थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी। तो प्रयोग भौमिक जो सिद्धांत या तत्व है, पहला है मात्र सैद्धांतिक तत्व और दूसरा है सच्चा प्रयोग में उतारने योग्य व्यवहारिक सिद्धांत, या प्रयोग भौमिक तत्व उसको कहते हैं। तो प्रउत का जो सिद्धांत है वो प्रैग्मेटिक है, वो व्यवहारिक सिद्धांत है। ये मनुष्य की मानसिकता को समझ करके, उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को समझ करके बनाया हुआ है। तो जो सैद्धांतिक तत्व होते हैं उनमें क्या होता है? ये विशुद्ध रूप से मानसिक विश्लेषण से आता है। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, मतलब सैद्धांतिक तत्व की बात कर रहा हूं। अनुमान या कल्पना पर रहता है, संकीर्ण तर्क, संकीर्ण अनुमान, सामान्य अनुमान और भ्रांति या भ्रम पर आधारित होता है, जिसमें कोई सच्चा मूल्य नहीं भी हो सकता है, व्यवहारिक आधार नहीं पाया जाता है। लेकिन प्रउत प्रयोग भौमिक तत्व है, प्रैग्मेटिक थ्योरी है। और प्रयोग भौमिक सिद्धांत जो है वो प्राकृतिक नियमों को मान के चलते हैं, उनकी अपनी अनुभूति पे आधारित होती हैं, दैनिक वास्तविकता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यहाँ सिद्धांत के आगे व्यवहार आता है। तो ये जो प्रैग्मेटिक थ्योरी है, इट एक्सपाउंडेड ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग। जब मनुष्य अनुभव करता है उसके बाद ही इन थ्योरीज का जन्म होता है। अब आते हैं थ्योरेटिकल थ्योरी क्या क्या है भाई। तो हाइपोक्रेटिक जो फिलॉसफी है, कपटाचारी मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जिसको कई लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, बाबा इसको फायर करते हैं, इट इज जस्ट फॉर द फूलिंग पीपल, दे हैव गिवन द नेम कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। अरे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो ये जो है प्रजातांत्रिक समाजवाद जिसको कहता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और इसको बोलते हैं कपटाचार मनोविज्ञान, उसमें जोड़ा हुआ है क्योंकि उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहता है। तो थियोरेटिकल दूसरी जो थियोरेटिकल जो सैद्धांतिक मनोविज्ञान है, इसके बाद
इनएफिशिएंसी ऑफ द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे जो व्यवहार होते हैं जो सैद्धांतिक केवल होते हैं उनको व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल होता है। व्यवहार के क्षेत्र में असमर्थ या अक्षम सिद्धांत इन्हें कहा जाता है। इसी तरह की आपने मार्क्सवाद में देखा, सब मनुष्य बराबर बराबर हैं, कितना बड़ा स्लोगन था, दुनिया में तहलका मचा दिया, लेकिन फाइनली इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया, करोड़ों लोगों को मरवाना पड़ा और फाइनली 70 साल के अंदर ही खत्म होना पड़ा। तो ये है मतलब जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल थ्योरीज, है ना, जिनका जमीन के जो धरती है, धूल दूसरी धरती पर इनका व्यवहार का कोई महत्व नहीं है इन थ्योरीज का। तो उपरोक्त 4 परिस्थितियां हैं इस प्रकार के सैद्धांतिक। याद आ रहा है सदाशिव कहते हैं व्यामोह कारक, मतलब अच्छी अच्छी बातें करना, तालियां बजवाने के, जैसे आजकल सारे नेता लोग करते हैं। अब हम आते हैं प्रैग्मेटिक थ्योरी पे, जो हमारा प्रोउथ है। यह सिद्धांत डॉगमा से आबद्ध या सीमित नहीं होता, जबकि और थ्योरियां जो है अंधविश्वास से बंधी रहती हैं। और ये जो प्रैक्टिकल थ्योरी है न ही सीमित चिंतन पर आधारित होता है, सामान्य वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर टिका सच्चे अनुभूतियों पर आधारित सिद्धांत ही सच्चा सिद्धांत है, और जैसे कि प्रोउथ है, और इसको हम प्रैग्मेटिक फिलॉसफी कहते हैं। प्रैग्मेटिक थ्योरी इज नॉट confined to dogma and limited thinking based on day-to-day pragmatic experience and tests and valid scientific and logical grounds, and that is proud. अब एक छोटी सी बात समझते हैं कि सिद्धांत और नीति में अंतर क्या है। मैं एक ही जगह आगे बढ़ा ही नहीं। ओके, संसाधन, यस। सॉरी दादा, मैं भूल जाऊंगी इसलिए पूछूं। जो प्रैग्मेटिक थ्योरी है उसका दादा एक आध लाइव एग्जांपल प्लीज दे दीजिए। लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूं। देखिए, गांव में, समाज में बहुत कहावतें हैं, है ना, जैसे बिन भय हो न प्रीति, एक फिलॉसफी कह सकते हैं। इसके बाद आता है कि जिसके पैर न, हमारे को जो याद आ रहा है बोल रहा हूं आपको, जिसके पैर न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो ये जो चीजें जो व्यवहारिकता से जब आगे आती हैं फिलॉसफी में, है ना, जैसे कि यमा नियमा है, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। वो किसी मजहब से उसका लेना देना नहीं है, किसी भी कंट्री से उसका लेना देना नहीं है। हर मनुष्य पे जब आप उसको, आप तो जानती ही होंगी, जब देखिए हर मनुष्य के लिए हो तो दैट इज प्रैग्मेटिक थ्योरी, दैट इज प्रैक्टिकल। वो टाइम प्लेस और पर्सन के अनुसार उसमें चेंज नहीं हो रहा है। हालांकि प्रोउथ टाइम प्लेस पर्सन के अनुसार चेंज होता है, लेकिन ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक ज्ञान है, इसलिए चेंज होता है। आकाश कुसुम नहीं है। जैसे लोग, एक और बात याद आ रही है कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं, यू कैन सी, आई मीन, सो ये सब चीजें हैं। तो ये मैं कुछ एग्जांपल मन में आ रहा है इसलिए मैं आपको दे सका। तो प्रैक्टिकल मतलब, पहले प्रैक्टिकल जो थ्योरी होती है मनुष्य वैसा करता रहता है। एग्जांपल एक और याद आ रहा है, न्यूटन को ले लिया जाए। न्यूटन इन्वेंटेड ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो नहीं था, बट गुरुत्वाकर्षण तो था, है ना, तो इसलिए उसके सिद्धांत को हम कहेंगे प्रैग्मेटिक। आई होप आई एम क्लियर दीदी। यस दादा, थैंक यू दादा। तो अब हम आते हैं कि सिद्धांत और नीति में क्या अंतर है। ये बड़ा खूबसूरत चीज है। सिद्धांत जो है, हमारे प्रोउथ के 16 सिद्धांत हैं और नीतियां बहुत हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जो सिद्धांत किसी परिधारणा यानी मत का आधारभूत मर्म होता है, ध्यान रखिएगा। सिद्धांत जो होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो किसी भी परिधारणा का या मत का या फिलॉसफी का मर्म होता है और अपरिवर्तनीय होता है। जैसे प्रोउथ के 16 सिद्धांत और प्रोउथ के 5 जो मूलभूत सिद्धांत हैं, ये रहे सिद्धांत, इसको आप सिद्धांत कह सकते हैं। जैसे नीति क्या होती है, इनको कार्य रूप में लगाने के लिए कार्य निष्पादन की वह जो प्रक्रिया है, जिसे समय समय पर, जगह जगह पर और व्यक्ति व्यक्ति के लिए अपनाई जाती है, जिसमें सिद्धांत के मूल मर्म की उपलब्धि की जा सके। देखिए, नीतियां इसलिए बनती हैं कि हम सिद्धांत को प्राप्त कर सकें। सिद्धांत इज लाइक अ विजन, लेकिन उसको एक एक स्टेप में ब्रेक करके जब हम पाएंगे तो उसको हम नीति बनाते हैं।
यदि मान लीजिए हमको ग्रेजुएशन करना है तो पहले हमको प्राइमरी में पढ़ना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी में पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से। तो नीतियां हैं, उस सिद्धांत को पाने के लिए अलग अलग नीतियां बनती हैं, जिसे समय समय पर जगह जगह पर और व्यक्ति व्यक्ति के लिए अपनाई जाती है, जिसके सिद्धांत के मूल मर्म की उपलब्धि की जा सके। जैसे प्रौद्योगिक की कृषि नीति है, औद्योगिक नीति है, जॉब रिजर्वेशन नीति है। ये जो हमारी पॉलिसी है, ये प्रौद्योगिक के जो 16 सिद्धांत हैं, इनको पाने के लिए नीतियां हैं, और वो टाइम प्लेस और पर्सन के अनुसार ये चेंज होती रहती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। तो प्रौद्योगिक के प्रगतिशील एवं उपयोग का अर्थ जो है ये हम लोग समझ गए। और प्रौद्योगिक के सर्वत्र एक और बात को समझना बाकी रह गया है, वो ये है कि बाबा कहते हैं ना कि लास्ट में कि सर्वजन हितार्थ सर्वजन सुखार्थ प्रचारितम प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदम। तो ये जो प्रौद्योगिक के सर्वजन हितार्थ, मोक्षार्थ, कल्याणार्थ, सुखार्थ की जो विवेचना करते हैं बाबा, तो प्रौद्योगिक के 16 सिद्धांतों के लिए जो सूत्र आनंद सूत्र में आए हैं, उनमें अंत में एक संस्कृत श्लोक आया है। वही है जो मैं अभी बोल रहा था कि प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदम सर्वजन हितार्थं सर्वजन सुखार्थं प्रचारितम। इसका अर्थ है यह प्रगतिशील उपयोगी तत्व यानी कि प्रौद्योगिक सारी मानवता की भलाई के लिए, सारी दुनिया की सुरक्षा के लिए, सुख के लिए प्रचारित किया गया है। इसका पर्पस ही, इसका विजन ही वही है जो मैंने एक श्लोक पढ़ा कि सर्वे अपि सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। दैट इज द विजन। तो इसका अंग्रेजी अर्थ है दिस इज द प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी प्रोपाउंडेड फॉर द हैप्पीनेस एंड ऑल राउंड वेलफेयर ऑफ एवरीवन। इस श्लोक का यही मीनिंग है। और यदि वर्ड मीनिंग में जाएंगे तो उपयोग का मतलब सबको पता है, यूटिलाइजेशन। तत्व मतलब थियरी, रादर जैसे मैंने बोला इसको प्रिंसिपल कहना ज्यादा अच्छा लगता है। इदम मतलब दिस, सर्वजन मतलब ऑल पीपल, हितार्थम मतलब फॉर ऑल राउंड वेलफेयर, दैट इज फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मतलब लाइफ में प्रमा होनी चाहिए। और इसका भावार्थ है यह प्रगतिशील उपयोग तत्व, संक्षेप में प्रौद्योगिक, अंग्रेजी में प्रौद्योगिक यानी कि प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, सारी मानवता की भलाई के लिए, सारी दुनिया के सुख के लिए प्रचारित किया गया है। मानवता इसे अपनाकर समस्त दुखों से निवृत्ति पाएगी एवं खुशहाल होगी। समस्त मानवता, इससे समस्त मानवता का कल्याण होगा। तो हितार्थ जो है भलाई करने वाला है, दैट इज एडवांटेजेस, जिसको बेनिफिशियल, वेल विशिंग कह सकते हैं, फ्रेंडली कह सकते हैं, फेवरेबल कह सकते हैं, सुइटेबल, यूजफुल, वेल बीइंग, ये सब आते हैं हितार्थ में। अब आते हैं क्षेमार्थ में, मतलब मंगल कारक, भलाई करने वाला, है ना। ये हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी खुशी को बढ़ाता है, हमको प्रॉस्परस बनाता है। अब कल्याणार्थ जो शब्द है इसको जाने, हैप्पीनेस, वेलफेयर, प्रॉस्परस। अब सुखार्थ क्या है? सुख प्रदान करने वाला, दैट इज हैप्पीनेस देने वाला, प्लेजर, वेलफेयर, कंफर्ट देने वाला, है ना, जॉय देने वाला, संतोष देने वाला, रिलीफ देने वाला। तो उपरोक्त तो जो ये सभी शब्द हैं इनका करीब करीब एक ही अर्थ है, और इसी अर्थ में प्रौद्योगिक के संबंध में कहा गया है कि यह प्रगतिशील उपयोग तत्व सारी मानवता की भलाई के लिए, मंगल के लिए, कल्याण के लिए एवं सारी दुनिया के सुख के लिए प्रचारित किया गया है। बट आई थिंक आई हैव ब्रॉट सम स्लाइड फॉर दिस। ये प्रगतिशील उपयोग तत्व तो हम लोग समझ गए। या इसके बाद बात आती है कि मनुष्य का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिक एग्जिस्टेंस के लिए उसको अस्थि, भांति और आनंदम, आप समझ रहे हैं कि मनुष्य का ये तीनों चीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो अस्थि है, अस्तित्व के लिए तो 5 चीज, एटलीस्ट मिनिमम 5 चीज का होना बहुत जरूरी है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरा आता है भांति, यानी एक्सपेंशन ऑफ माइंड। तो उसके लिए परम पुरुष ने 6 स्पोक्स ऑफ सोशल साइकिल, और वो है तत्व स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, सोशल आउटलुक। मैं इसको बोलता चलता हूं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हमारी साधना है,
स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी है जो हमारा दर्शन है, सोशल आउटलुक हमारा नव्य मानवतावाद है, चर्याचर्य है, सोशल इकोनॉमिक थ्योरी जिसको आज हम पढ़ रहे हैं प्रौथ है, स्क्रिप्चर जो हमारा है होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्क्रिप्चर को हिंदी में, एनीवे तो जो स्क्रिप्चर होता है वो होता है आनंद सूत्रम और आइडिया एंड आइडियोलॉजी। स्क्रिप्चर इज शास्त्र दादा, शास्त्र। याद आता, थैंक यू सो मच। आई नो मन में नहीं आता है। तो शास्त्र है हमारा, वो हमारा शास्त्र है, वो क्या है आनंद सूत्रम हमारा शास्त्र है, इंक्लूडिंग आइडिया एंड आइडियोलॉजी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी हमारे परसेप्टर हैं, हमारे गुरु हैं, और ये जो 6 मूलभूत तत्व हैं एक समाज को एग्जिस्ट करने के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं। और यदि ये 6 चीजें यदि समाज में रहती हैं तो वो समाज हजार हजार वर्षों तक इस धरती पर सुखी से जीवित रह सकता है, वरना कितने ही फिलॉसफीज आए और लुप्त हो गए इस समाज में, क्योंकि ये 6 तत्व के अभाव के कारण। कुछ मैंने बगल में लिखा है, इसलिए कहा जाता है कि आनंद मार्ग इज अ रिवोल्यूशन। सो दिस इज द फिलॉसफी। तो ये आज का क्लास था। एक और मन में बात आती है कि लोग, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर कि हम लोग फ्यूचर में जाएंगे। सबसे पहली जो जरूरत आज मनुष्य क्या महसूस करता है, लीडरशिप का अभाव है, नेतृत्व का, सच्चे नेतृत्व का, मॉरल नेतृत्व का अभाव है। आप ही को नेतृत्व लेना है, क्योंकि आपके पास जो रसद है, 16 पॉइंट का जो रसद आपके पास है, जिसको अपनाकर एक आप आदर्श नैतिकवान नेतृत्व समाज को दे सकते हैं, वो रसद औरों के पास नहीं है। तो समाज आपकी तरफ देख रहा है। समृद्धि की एक नई दुनिया है प्रौथ, और नव्य मानवतावादी हमारे जो लोकाचार हैं वो हमारे बिहेवियर में आना चाहिए। और अर्थनैतिक गणतंत्र की हम बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और इसको भी फ्यूचर में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। फिर जो नूतन प्रतिमान है, जो व्यवस्था परिवर्तन हम लोगों का नारा है, वे जब सारी चीजें हर लेवल पे, जैसे मैंने बोला आध्यात्मिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, हर लेवल पे आप प्रौथ एक क्रांति है। और हमारी जो विशेष व्यवस्था है वो है विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज व्यवस्था और चतुस्तरीय अर्थनीति है हमारी। और इन चीजों को हम फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, एक प्रश्न हमेशा मन में आता है, और हर प्रौथिस्ट को, हर जो हम लोग प्रौथ को की बात जानते हैं, उनको ये आवश्यक जानना है कि आखिर क्यों प्रौथ क्यों है। बाबा कहते हैं कि देखिए, प्रौथ तो हर तरह के शोषण के विरुद्ध है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है वो है फिजिकल शोषण, लोगों का जो भौतिक शोषण हो रहा है, क्योंकि वो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं बचने देगा। जब मनुष्य रहेगा ही नहीं शरीर में, तो वो आगे का क्या, वो मेंटल और स्पिरिचुअल एक्सपेंशन करेगा। तो इसीलिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो है अर्थनैतिकता, अर्थनैतिक शोषण हमारी प्रायोरिटी है। तो एक बात आती है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्यों, तो टू फ्री ह्यूमन बींग्स, मनुष्य को हमें फ्री करना है फ्रॉम मंडेन प्रॉब्लम्स, इन भौतिक चीजों से, सो दैट ऑल विल हैव इंक्रीजिंग, कि ताकि सबके पास ये अपॉर्चुनिटी रहे कि वो लोग अपने मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि मनुष्य का वही अंतिम लक्ष्य है। और यह भी हमको समाज में बताना है, और ये बताना धर्म की परिभाषा समझने के बाद बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने तो ये श्लोक बता दिया था, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं अंत में, कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा निर्दिष्ट जो षोडश विधि है, जो रसद है हमको एक अच्छा मनुष्य बनाने का, जिस तरह के मनुष्य को लोग फटी आंखों से देख रहे हैं कि ऐसे लोग कब आएंगे, तो ये सद्विप्र ही समाज में प्रौथ के 16 सूत्रों को स्थापित कर सकते हैं, जिन 16 सूत्र जो आनंद सूत्रम के 5th चैप्टर में उनकी बात करता हूं। लेकिन उसके लिए 16 विधि में अपने आप को कट्टर होना होगा, और वह तभी आप एक ऐसे विश्व समाज की संरचना कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हारा गिफ्ट क्या होगा, तो गिफ्ट यही है कि तुम्हारा काम, तुम काम कर रहे हो, तुमको काम करने का मौका मिला है परम पुरुष का, तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार यही है।
इस स्लाइड के बाद मैं एंड करूंगा बिकॉज टाइम इज गेटिंग अप, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस आल्सो। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि कहीं एग्जांपल दीजिएगा, आखिर प्रौध को समझने के लिए कहाँ जाएं। तो ये मैंने एक निकाला है एक वहां से कि क्या यदि कोई क्वेश्चन, क्या प्रौध दुनिया में कहीं मौजूद है, तो हाँ ये समझने की बात है, यह दुनिया की सबसे आम आर्थिक इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट में मौजूद है। वो है परिवार, वो है फैमिली, वो फैमिली इकाई में मौजूद है। अब इसकी भावना को समझिए। एक परिवार में सबसे पहले आप अपने संसाधनों का उपयोग किस लिए करते हैं? मान लीजिए किराया देने के लिए मकान का करते हैं, भोजन के लिए करते हैं, कपड़े आदि के लिए करते हैं, जो कि बेसिक चीजें हैं जीवन के लिए। जैसी आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए आप पहले करते हैं। प्रायोरिटी आप क्यों रहती है? केवल अगर पैसा बचा है तो इसे व्यक्तिगत पारिवारिक जरूरतों, जैसे मान लीजिए कोई बोला हमको कोई म्यूजिक चाहिए, कोई बोला हमको फुटबॉल चाहिए, घर के बच्चे है या फुटबॉल का वर्दी चाहिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो परिवार के अन्य सदस्यों की बुनियादी जरूरतों की कीमत पर हम कभी नहीं कर सकते। तो पहले बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है, इसके बाद ही उससे जो सरप्लस होगा उससे हम और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो मनुष्य आगे कैसे बढ़ सकता है? तो फिर भी पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है। पूंजीवाद में क्या होता है? कुछ लोगों को बहुत अमीर बनने की अनुमति दी जाती है जबकि अन्य भूख से मर जाते हैं। अगर आप प्रौध को समझना चाहते हैं तो परिवार की इस अवधारणा को समझें। प्रौध इस पारिवारिक भावना का समाजीकरण है, समाज और अर्थशास्त्र में अनुप्रयोग है। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। यदि कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। यस, कोई प्रश्न है? जैसे दीदी ने एक प्रश्न बीच में किया था, इस तरह कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं मिलजुल के। देखिए मैं क्लास ले रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत प्रौध का ज्ञाता हूँ। हमारे सामने नोट है, मैं नोट से पढ़ता हूँ, किसी उधर बाबा की किताबों से और कुछ उसको ऐड करके आपको इसको थोड़ा और जितना बढ़ा सकते हैं, रिच बना सकते हैं, वो करता है, इतना ही करते हैं। तो आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, यू कैन आस्क प्लीज।